जय हिंद दोस्तों। भारत में इस समय कंडीशन खराब है। कंडीशन खराब से इस समय सिर्फ ये नहीं कि कोरोना के कारण जो मरीजों की मृत्यु हो रही है, जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं, बल्कि बंगाल में एक महिला है जिसकी भी हालत इस समय खराब हो रही है, और वो है ममता बनर्जी। हो सकता है कि ममता बनर्जी को ये उम्मीद हो कि बंगाल में अभी भी उनके लिए कुछ बचा हुआ है, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आना शुरू हुए हैं, उन नतीजों को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इस बार टीएमसी के लिए बंगाल में कुछ बचने वाला है। बंगाल में इस समय चुनाव हुए हैं, और इस समय जिस तरीके से जो रुझान, जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आना शुरू हुए हैं, वो भाजपा के लिए जितने खुश होने वाले हैं, टीएमसी के लिए उतने ही ज़्यादा दुखी होने वाले हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों के ऊपर हम ज़्यादा भरोसा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले अतीतों में हम लोग कई बार ऐसे एग्जाम्पल देख चुके हैं कि एग्जिट पोल के ठीक उलट नतीजे सामने आए। लेकिन इस बार जिस तरीके से क्लब हाउस की जो सीक्रेट मीटिंग थी वो लीक हुई थी, जिसमें कि प्रशांत किशोर और बाकी कई सारे जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी बातें जो लीक हुई थी, उसमें भी एक बात क्लियर थी कि मोदी की इस बार जो पोजीशन है बंगाल में, वो पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिस कारण से जो बीजेपी पिछले करीब 30 से 35 साल में वहाँ पे अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है बंगाल में, वो इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है भाजपा में और तृणमूल कांग्रेस में, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी थी, और ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार में एक तरह की खिसियाहट अलग ही दिख रही थी। जब किसी प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री स्ट्रांग होता है, तो वो कॉन्फिडेंटली जानता है कि ये जनता मुझे ही वोट करेगी, तो इसीलिए वो विपक्ष के बारे में कम और खुद के बारे में ज़्यादा बात करता है। वहीं जब वहाँ के मुख्यमंत्री को ये पता होता है कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पे सेंध लग चुकी है, और जो विपक्षी पार्टी है उसकी भी यहाँ पे ग्राउंड मजबूत हो रहा है, तो वो खुद की बात कम करता है, बल्कि विपक्ष की बुराई ज़्यादा करता है। और यही चीज़ हम लोग आम जिंदगी में भी लोगों के बीच में देखते हैं कि जब कोई इंसान सही होता है तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन जब कोई इंसान मन में झूठ लेके बैठा होता है तो वो कुछ इस तरह की हरकतें करने लगता है कि आपको तभी दिखने लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। और कई सारी चीज़ों में जो वहाँ की जनता से बातचीत हुई, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स की, जिस तरह से वहाँ पे लोगों ने अपना रुझान बताया, जिस तरह से वहाँ की परिस्थितियाँ सामने आई, उनको देखकर ऐसा लग भी रहा था कि भाई जो एक बार वामपंथी किया करते थे, वही शायद अब ममता बनर्जी का भी रास्ता बन गया। जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं की लगातार वहाँ पर हत्याएं हुई, जिस तरीके से वहाँ पर हमले हुए लगातार, इवन आखिरी जो रैली हुई उसमें भी बम फेंके गए थे, इस तरह की खबरें सामने आई, तो इनको देखते हुए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी अब वामपंथियों के रास्ते पर चलने लगी हैं। और फिर जब बांग्लादेश घुसपैठ की बात करता है कि भाई बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है उसको क्यों नहीं रोका जा रहा और उसको भी वैलिड करार दे दिया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को खटकता है। भाई एग्जाम्पल के तौर पे आप यही समझिए ना कि आपके घर पे 2 बच्चे हैं और आपके पास उन 2 को ही खिलाने का राशन है, लेकिन अगर आपके घर में 4 लोग और आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमें भी खाना दो, तो उन 2 बच्चों को जो भरपेट खाना मिल रहा था वो कुल 6 बच्चों में बटेगा और एक को भी अच्छे से नहीं मिलेगा। ऐसे में आप किसी भी घुसपैठ को किस तरीके से जायज़ मान सकते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। बहरहाल इन सभी चीज़ों के बीच में ये चुनाव लड़ा गया, कई सारे मुद्दे थे, कई सारे इनके ऊपर विवाद भी हुए, और ख़ासतौर पर विवाद हुआ कोरोना संक्रमण के बढ़ते के बीच में जो रैलियां हुई, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता कर दिया गया, कोविड के जो नॉर्म्स हैं उनको बिल्कुल ताक पे रख दिया गया। उसके बाद कई सारे विवाद भी हुए, भाजपा की भी काफ़ी सारी खींचतान हुई, लेकिन ममता बनर्जी पीछे नहीं हटी, वो भी लगातार रैली करती रही। ये सब होते होते चुनाव ख़त्म हो गया। भारत में अब कोरोना भी लपक के फैल रहा है, और बहुत हद तक जो बंगाल में जो जिस तरीके से मरीजों की जो संख्या बढ़ना शुरू हुई है, उसके लिए हो ना हो ये चुनावी जो रैलियाँ हुई, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार थी। और चुनावी रैलियों से ज़्यादा तो मैं जिम्मेदार मानता हूँ बेवकूफ़ लोगों को, जो कि ऐसे समय में भी रैलियों में जाकर हिस्सा बन रहे थे। पर हम डेमोक्रेसी हैं, भले ही राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन देखिए इस देश में डेमोक्रेसी है, हर इंसान को अपनी बात चुनने की आज़ादी है, और इसीलिए तो ऐसे संकट के काल में भी लोग चुनावी रैलियों का हिस्सा बनने से पीछे नहीं हट रहे थे। अब जो बातें सामने आ रही हैं उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाले समय में भाजपा अपनी सरकार बना सकती है, और नहीं भी बना पाई तो टीएमसी को कड़ी टक्कर तो दे ही देगी। गुरुवार 29 अप्रैल को 8वें चरण के मतदान के साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का समापन हो गया। इस राज्य के इतिहास के सबसे बहुचर्चित चुनावों में से एक में सबकी नज़रें रहीं इस बात पर कि क्या राज्य में सत्ता परिवर्तन और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के साथ एक नए युग का सूत्रपात होगा, या तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए हैट्रिक पूरी कर सकेगी। हिंसा प्रभावित 8 चरणों के मतदान के मैराथन दौर के पूरे होने के बाद सबको 2 मई की उस तारीख का इंतजार है, जो न केवल भारत के इस पूर्वी राज्य बल्कि भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को भी बदलने वाली तारीख साबित हो सकती है। भले ही पश्चिम बंगाल जनसंघ के संस्थापक श्याम प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि रहा हो, लेकिन महज कुछ सालों पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अपने ही देश में किसी पराई जगह से कम नहीं था। लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता में आए नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की जोरदार जीत ने इस राज्य में भी पार्टी के लिए बदलाव की नई बहार बहाना शुरू कर दी।
2016 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% वोट के साथ 3 सीटें मिली थी और ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस ने करीब 45% वोटों के साथ 294 में से 211 सीटों पर कब्जा जमाते हुए 2011 के चुनाव मतलब 184 सीट जब उन्होंने जीती थी उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी जीत दर्ज करी थी। लेकिन महज 3 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोटों के साथ 42 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाते हुए पहली बार उस राज्य में अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया था जहां कुछ साल पहले तक किसी भी चुनाव से पहले शायद ही कोई उसकी जीत पर दांव लगाता। भाजपा की स्थिति आप माने या न माने 2014 के बाद से लगातार सुधर रही है, लेकिन अभी मौजूदा हालातों को देखते हुए थोड़ी बहुत उसकी इमेज खराब भी हो रही है और लोगों ने अब सवाल उठाना शुरू भी कर दिए हैं जो काफ़ी हद तक जायज़ है। आप पब्लिक को तो जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन आपको प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराना होगा। सवाल यह है कि अगर पिछले कुछ सालों के दौरान बंगाल में बीजेपी के लिए माहौल इतना ज़बरदस्त माहौल बना है तो क्या उसके लिए नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता या फिर अमित शाह की कारगर रणनीति ही जिम्मेदार है? इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को बंगाली भद्रलोक वाले इस राज्य में मिल रही इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे इन दो दिग्गजों का बड़ा हाथ है। पर बीजेपी को राज्य में मिल रही कामयाबी के पीछे एक और बड़ी वजह है और वो है तृणमूल कांग्रेस और खुद ममता बनर्जी। जो रवैया इस समय उन लोगों ने बंगाल में अख्तियार करके रखा है वो वाकई में दिल दुखाने वाला है और वहाँ की जनता इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। याद कीजिए 2011 का वो दौर जब ममता बनर्जी ने वाम मोर्चा के 34 साल के शासन को खत्म करते हुए तृणमूल कांग्रेस की जीत में एक नई इबारत लिखी थी। उनकी जीत को बंगाल में परिवर्तन की उम्मीद के तौर पर देखा गया था। उम्मीद थी कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य राजनीतिक हिंसा और उक्त रक्त रंजित दौर को पीछे छोड़ देगा जो 34 साल के लेफ्ट शासनकाल में उसके लिए एक स्याह मंच बन गया था। उम्मीद थी कि कभी पूर्व का मैनचेस्टर कहलाने वाला राज्य औद्योगिकी विकास के मामले में नई ऊंचाइयां छुएगा। कई सारी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन अब ममता की उस ऐतिहासिक जीत के एक दशक बाद आज जब बंगाल का युवा इस राज्य की ओर देखता है तो उसे राजनीतिक हिंसा का दौर वाम मोर्चा से भी बदतर हालत में नजर आता है। टीएमसी की ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू युवा खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है, कमाई के लिए अपना घर बार छोड़कर उसे दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ रहा है और ममता और टीएमसी से पूछना चाहता है कि उनके वादों का क्या हुआ जिसमें वो कभी कोलकाता को लंदन बनाने का ख्वाब दिखाया करती थी। कभी वाम मोर्चा के शासन को बंगाल के लिए काला अध्याय बताने वाली ममता बनर्जी के पिछले एक दशक के शासनकाल के दौरान वो भी बहुत कुछ उसी राह पर चलती नजर आई। बंगाल के आम जनों में एक कहावत बहुत चर्चित है, कल की लेफ्ट आज की टीएमसी बन गई है, यानी जो अराजक तत्व कल तक वाम मोर्चा के साथ थे वो अब टोपी का रंग बदलकर ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बंगाल में अगर बीजेपी का उभार होता है तो उसके लिए बहुत हद तक ममता बनर्जी और टीएमसी खुद ही जिम्मेदार होंगे, जिन्होंने जनता द्वारा दिखाए गए भरोसे को बार बार छला है। नारद शारदा जैसे घोटाले हों या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण, ममता बनर्जी अपने एक दशक के शासनकाल में बहुसंख्यक आबादी की उम्मीदों पर कभी भी खरी नहीं उतर सकी। इसी के कारण है कि अब लोगों ने जो अपना रुझान दिखाना शुरू किया है वो रुझान भाजपा की तरफ दिखाई देता है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर टीएमसी और भाजपा अभी भी एक साथ कड़ी टक्कर करते हुए नजर आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी कहें, जब तक रुझान सामने आने शुरू नहीं हो जाते तब तक हम पुख्ते तौर पर कुछ भी चीज़ को नहीं बता सकते कि ये चीज़ ऐसे ही होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।